नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले बात डॉक्टर्स की हड़ताल की। प्रदेश भर में हड़ताल चल रही है। डॉक्टर लंबे वक्त से पुरानी पेंशन सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर है। वहीं डॉक्टरों के महासंघ ने कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी ऐलान किया है। कल डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर ड्यूटी पर धरना दिया। आज उन्होंने 2 घंटे तक काम बंद रखा। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही है। वो इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला अस्पतालों में कोई नहीं है। इंदौर में भी 3 सूत्री मांगों को लेकर डॉक्टर्स प्रशासन के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं, हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे काम बंद करते हुए एमवाई अस्पताल में नारेबाजी की। चिकित्सकों की माने तो सरकार द्वारा मांगे नहीं मानने पर 17 फरवरी से पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अस्पतालों की स्थिति बेहतर हो, डॉक्टरों की स्थिति बेहतर हो, दवाइयों की स्थिति बेहतर हो। जो पोस्ट खाली बची है वो 50% ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी है जिला अस्पतालों में, वो भर जाए। सीएमएचओ जूनियर लोगों को बना दिया जाता है, पपेट लोगों को बना दिया जाता है। डीन जूनियर लोग ना हो और प्रॉपर डीपीसी से बनाए जाएं। वहीं जबलपुर में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। आज 2 घंटे के लिए काम बंद स्ट्राइक की गई। बुधवार को डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। मरीज इलाज के लिए परेशान है। सीधे आपको रायपुर से तस्वीरें दिखा देते हैं। सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कि कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो कौन हितग्राही है कौन नहीं है? 10 साल में लोगों की स्थिति वही वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति तो वैसी वैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो उसकी जानकारी तो होना चाहिए एक्चुअल है कितने लोग। आखिर 10 साल में जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या था कि देश के लोगों के माली हालत में कितना परिवर्तन आया, और उस आधार पे सरकारें हैं वो फिर योजनाएं बनाती हैं कि ये डेटा है और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लें कि किस दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो ये तो है ही नहीं, आंकड़े बिना आधार के काम करेंगे। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग घर गांव गांव घूम रहे हैं ना, गली गली घूम रहे हैं, उसको केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए जनगणना हो। सीए एनआरसी के चक्कर में पूरे देश की जनगणना को न रोकें, सीधा सीधा जनगणना कराना था तो केंद्र सरकार की कमजोरी नाकामी उजागर हो जाता। और इस कारण से ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अब राज्य चूंकि चुनाव हैं तो उसको दूसरे रूप से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई जनगणना कराए ना, 16 लाख हो 16 लाख, 8 लाख है तो 8 लाख, 10 लाख है, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आंकड़े आए उस आधार पर योजना बनना चाहिए। कि रमन सिंह ने कह दिया इसका से वो उसी गाइडलाइन मान ले। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मांग करना चाहिए जनगणना की। मैं समझता हूं आप लोगों की समझ आ गया होगा। ये राष्ट्रीय आज त्रिपुरा का इलेक्शन है, लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस लड़ रही है और बीजेपी है, क्या आपको उम्मीद है? अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा, मतदान होने दीजिए, रिजल्ट आएगा तो। क्योंकि मैं भी नहीं गया हूं और आप भी नहीं गए हैं, तो यहां से बैठ के वहां के बारे में कोई बयान करना, मैं जाता तो निश्चित रूप से उसके बारे में जानकारी देता कि स्थिति ये है, लेकिन गया नहीं हो तो मैं ऐसे केवल बयान देने के लिए बयान नहीं दूंगा। सर, ये जीएसटी को लेकर भी आपको ट्वीट किया है कि 6000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है आपको। ये रमन सिंह के नाकामी के चलते। हम उत्पादक राज्य हैं, जबरदस्ती उन्होंने स्वीकार कर लिया, और 2022 के बाद से अब हमको जीएसटी के जो क्षतिपूर्ति वो मिलना नहीं है। तो ये रमन सिंह जी को माफी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से।
तो हमारे प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हम उत्पादक राज्य हैं, उत्पादन करते हैं, लोहा स्टील करते हैं, सीमेंट करते हैं, एल्युमिनियम करते हैं, सारे उत्पादन तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और उत्पादक जो नीति बनी है भारत सरकार के, उसे उत्पादक राज्यों को नुकसान होना है। तो इस नुकसानी के लिए जिम्मेदार कोई है तो रमन सिंह है, उसकी पूरी टीम। ठीक है, थैंक यू। जनगणना वाला तो आप सुन रहे थे सीएम भूपेश बघेल को, तमाम बड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। और अब एक बार फिर से बात करेंगे डॉक्टर्स की हड़ताल की। ग्वालियर में भी कुछ यही स्थिति है। चिकित्सा महासंघ के बैनर तले शहर के जयरोग और जिला अस्पताल में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक उन्होंने काम बंद रखा। ये लोग पुरानी पेंशन सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज से अपनी मांगों को लेकर सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। ग्वालियर में भी करीब 1000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। कल इन्होंने काली पट्टी बांधकर काम किया था, तो आज सुबह 10 बजे से 12 बजे तक काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। और अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो कल से ये अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर देंगे। दरअसल डॉक्टर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से, प्रशासन से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का हल नहीं हुआ। यही वजह कि आज 2 घंटे का काम बंद हड़ताल है। इसके अलावा कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। सर, किस तरह की हड़ताल है आज से? आज से हमारा 2 घंटे का संपूर्ण कार्य बंद रहेगा, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़कर। और कल से हमारा रेगुलर सुबह 9 बजे से लेकर 24 घंटे हड़ताल पर रहेगी और इमरजेंसी सेवाएं, सारी सेवाएं बंद रहेंगी कल से। और भी डॉक्टर, सर कितना असर पड़ेगा? ग्वालियर चंबल में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भी मरीज आते, परेशानियां तो बढ़ेगी। ये तो तानाशाही शासक है, इन पर क्या असर पड़ने वाला है? इनको, हमारे यहाँ एक मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करता है 26 साल पर, रिटायरमेंट तक मेडिकल ऑफिसर ही रहता है। कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है इनके पास। और कोरोना में सबने न्यूनतम काम किया, न्यूनतम अपने संसाधनों में काम किया है और इतना उदासीन रवैया है। हमारी बात नहीं सुन रहे। हम 15 दिन से यात्रा कर रहे हैं। अगर इन्हें बात सुननी होती, इनको बुलाना चाहिए था हमें। ये जो मरीज देख रहे हैं ना, अगर ये परेशान हो गए, कौन दोषी है? केवल सरकार। और निश्चित तौर पर यात्रा भी निकाल चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक सरकार के, प्रशासन के नुमाइंदे ने उनसे बातचीत नहीं की। यही वजह है कि अगर सरकार ने आज उनकी बात नहीं मानी तो कल से उनका अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल का आयोजन शुरू हो जाएगा और मरीजों की परेशानियां बढ़ेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, प्रमुख शहर मध्य प्रदेश के जहां पर डॉक्टर्स लामबंद हो चुके हैं, हड़ताल पर हैं, उस तरफ मरीज सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं और अब उम्मीद यही कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई बात हो पाए। फिलहाल क्या जानकारी इस पर? देखिए अवंतिका, 1250 अस्पताल है ये। यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी लोग परेशान हैं। मरीज यहाँ पर लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। खड़ी हुई एम्बुलेंस ये दर्शा रही है कि ये जो मरीज हैं इन्हें इलाज की दरकार है, क्योंकि 2 घंटे तक डॉक्टर हड़ताल पर रहे। उन्होंने सद्बुद्धि यज्ञ किया, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, बुजुर्गों को लेकर ये मरीज यहाँ पर इलाज के लिए भटक रहे हैं, मगर उनकी सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। हालांकि कल से बुरा दौर जारी होने वाला है, क्योंकि अनिश्चितकालीन पर अगर डॉक्टर चले आएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी और मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा। काफी दिक्कत का सामना ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अस्पताल में जब पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, हम उनसे जानते हैं कि कितनी देर से लाइन में लगे हुए थे। कितनी देर से लाइन में लगे थे आप? जी अभी 10 मिनट हुए। नहीं, जब हड़ताल चल रही थी तब पहुंचे थे आप लोग? तब तो मैं था। काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। आप भी आए थे यहाँ अस्पताल? जी। क्या वो डॉक्टर्स मिले पर नहीं मिले? अभी नहीं मिले। नहीं मिले? छोटा बच्चा है? जी। देखिए, ये छोटा सा एक छोटी सी बच्ची आपको मासूम नवजात दिख रही होगी। हालांकि ये इलाज के लिए, इनकी जांच के लिए, टीकाकरण के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके परिजन हैं, मगर डॉक्टर्स यहाँ पर काफ़ी देर नहीं मिले तो उनको हालांकि निराशा भी मिल रही है। ये बुरा दौर कल से अगर शुरू हो जाएगा निश्चितकालीन तो मरीजों की काफ़ी आफत हो जाएगी। हालांकि इसे सोचकर जो जिम्मेदार है उन्हें सोचना होगा और डॉक्टर्स को भी सोचना होगा कि जो मरीज हैं उन्हें उचित उनकी व्यवस्था की जाए, उसके बाद वो उनकी जो मांगे हैं, हड़ताल है, वो जारी रखें, उसका पर मरीजों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बात होनी चाहिए, यही उम्मीद है। शुक्रिया आपका जितेंद्र फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच छतरपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बागेश्वर धाम आई महिला की मौत हो गई है। महिला किडनी की बीमारी से पीड़ित थी। महिला के पति देवेंद्र सिंह का दावा है कि 8 महीने से धाम के चमत्कार से महिला जिंदा थी। दिव्य दरबार के दौरान ही महिला की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली महिला बताई जा रही है। तो छतरपुर से बड़ी जानकारी, बागेश्वर धाम ये महिला पहुंची थी।
महिला किडनी की बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन महिला की दिव्य दरबार के दौरान मौत हो गई। दूसरी तरफ पति का भी दावा कि 8 महीने से चमत्कार की वजह से जीवित थी। बागेश्वर धाम रुक रहे थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, रोज परिक्रमा लगा रहे थे, रोज खा पी रहे थे। आज दरबार में लगने वाला था, वहाँ बैठे थे, बैठा के चलाया था, मैं परिक्रमा लगा के गया हूँ। तब तक इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी। भभूति देने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ से नहीं, यहाँ से हटा, गाड़ी में डाल के 2 घंटे इधर रखा खेतों में, फिर एम्बुलेंस बुला के जिला में चेक करवा लो, वहाँ से भगा दिया। क्या दिक्कत क्या थी? सन्यासी बाबा सही कर देते, वहाँ सही है गई। डॉक्टर अचंबा मानते कि दिल्ली के ऑल इंडिया डॉक्टर जो कह रहे कैसे सही चल रही है ये। दिक्कत क्या थी उनकी? इतनी प्रॉब्लम थी तो वहाँ सही आराम लग गया? अरे 8 महीने हो गए साहब। और दूसरी तरफ सीहोर में आज से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ चल रहा है। आज महायज्ञ का चौथा दिन है, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लग चुका है। आपको बता दें कि 2 तस्वीरें, 2 बड़े आयोजन मध्य प्रदेश की इस धरती पर भक्ति काल जिसे नाम दिया जा रहा है। एक तरफ सीहोर में मेगा आयोजन तो दूसरी तरफ छतरपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। और छतरपुर से अब विस्तार से इस जानकारी पर चर्चा करेंगे। बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार शुरू हो चुका है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार शुरू हो गया है। लाखों की संख्या में भक्त शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। 3 दिनों से बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगा हुआ है। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात वो करने वाले हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बागेश्वर धाम में महायज्ञ। इस महायज्ञ का आज चौथा दिन है। हिंदू राष्ट्र की उम्मीद लेकर यहां पर भक्त पहुंचे हैं और इसी के लिए इस महायज्ञ का आयोजन। बड़ी बात यह कि मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इस दिव्य दरबार में पहुंचे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये दरबार जो कि 19 फरवरी तक निरंतर इसी तरह से महायज्ञ चलना है। दूसरी तरफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह जब यहां पर पहुंच रहे थे, उनके काफिले की तस्वीरें। और दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए जहां भक्त बड़ी संख्या में दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। छतरपुर की ये तस्वीरें हैं। 19 फरवरी तक किसी तरह से आयोजन चलेगा। चौथा दिन आज इस महायज्ञ का। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में भक्त यहां शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। चौथा दिन इस महा आयोजन का। हिंदू राष्ट्र के लिए यहां पर महायज्ञ चल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं छतरपुर में आपको सीधे दिखाएंगे। बागेश्वर धाम से हमारे सहयोगी नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, क्या कुछ कह रही हैं तस्वीरें, क्योंकि कुछ ही देर पहले जानकारी सामने आई कि मंत्री भूपेंद्र सिंह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। नरेंद्र, देखिए अवंतिका, बिल्कुल जिस तरीके से बागेश्वर धाम में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर ये जो बागेश्वर धाम की धरती है वो एक तरह से पुण्य धरती के रूप में जाने लगी है। और यहाँ पर लगातार 13 फरवरी से अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। महायज्ञ है वो लगातार चल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर कन्या विवाह जो कि 18 फरवरी को है, शिवरात्रि के पर्व पर है, उसकी भी तैयारियां यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रही हैं। और इसी बीच यहाँ पर साधु संतों के साथ साथ राजनेताओं का और मंत्रियों का पहुंचना भी, यानी वीआईपी और वीवीआईपीओं का भी पहुंचना यहाँ पर लगातार जारी है। इसी बीच अब से कुछ देर पहले अभी यहाँ पर जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनका काफिला यहाँ से गुजरा है और वो बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। और बागेश्वर धाम में लगातार दिव्य दरबार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सजाए हुए हैं। यह उनके भक्तों के लिए पहला मौका है जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार 3 दिन से अपना दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं और उनकी अर्जी सुनकर उनकी मन की बात को पर्चे पर लिखकर उनकी समस्या का निदान बता रहे हैं। और ये देश में पहली बार इस तरीके का
धीरन शास्त्री ने आयोजन किया है, जिसमें लगातार 3 दिन दरबार दिव्य दरबार लगा हुआ है और निःशुल्क है। किसी भी तरह का कोई टोकन नहीं है, जिसकी जो मर्जी आता है उसको बागेश्वर धाम के महाराज जो है पंडित धीरन कृष्ण शास्त्री बीच पंडाल से उठा लेते हैं और उसकी मन की बात को पर्ची में लिखकर उसकी समस्या का समाधान बताते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और जिस तरह से हम मेगा आयोजन छतरपुर में देख रहे हैं, तो सिर्फ सीहोर की भी कुछ यही स्थिति है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा। भीड़ इतनी है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। सीएम शिवराज भी आज यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दें कि रुद्राक्ष महोत्सव को अटेंड करने के लिए देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर भी बात हो रही है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, किराया 2 गुना हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह कि 25 लाख से ज्यादा भक्त यहां पर पहुंचे हैं। इस बार रुद्राक्ष महोत्सव में शिरकत करने के लिए 7 दिनों तक ये आयोजन चलेगा। खास बात यह भी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। एक तरफ रुद्राक्ष महोत्सव, दूसरी तरफ बागेश्वर धाम में भी मेगा आयोजन, दोनों ही तरफ भक्तिमय माहौल है। 7 दिनों तक रुद्राक्ष महोत्सव और समय 1 बजे का ही था जब से रुद्राक्ष का वितरण शुरू होना था। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंचे हैं। 25 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, कंट्रोल करना मुश्किल है, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो इस वजह से आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सीहोर में बस संचालकों ने खुली लूट मचा रखी है। होटल, ऑटो रिक्शे वालों ने दाम बढ़ा दिए। यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम है और प्रशासन के जिम्मेदार इससे बेखबर है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है। दूसरी तरफ बसों के जरिए, ऑटो के जरिए अगर लोग धाम में पहुंचने की इच्छा रखते हैं, दुगना किराया उनसे वसूला जाता है। इन व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की ओर सीधा निशाना। जब इस तरह का अनुमान था कि 25 लाख से ज्यादा लोग यहां पर जुट सकते हैं, तो क्यों इस तरह के बद इंतजाम, जिनकी तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल होने के लिए लोग बसों से सफर कर धाम पहुंचने की कोशिश करते हुए, और इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं कि कंट्रोल कर पाना प्रशासन के लिए मुश्किल। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, उनका हम रुख करेंगे। जितेंद्र, व्यवस्थाओं की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन 2 मेगा आयोजन जिसको लेकर बात कर रहे हैं, रुद्राक्ष महोत्सव, बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्था ठीक नहीं है। बिल्कुल, अगर बात करें अवंतिका, तो ये जो आयोजन है बहुत पहले से निर्धारित हो चुका था। ऐसे लेकर प्रशासन को व्यवस्था दुरुस्त करनी थी, क्योंकि भोपाल, सीहोर और कई दूर दराज जगह से लोग वहां पहुंचे हैं, तो उनके लिए यातायात की व्यवस्था सुगम नहीं थी, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। उन्होंने भारी किराया भी दिया, उन्हें व्यवस्था भी सही नहीं मिली। ऐसे समय पर सड़क दुर्घटना होने की चांस बनते हैं, क्योंकि बसों में ओवरलोड होकर लोग पहुंचे हैं, ट्रॉली के जरिए पहुंचे हैं और लोडिंग ऑटो के जरिए पहुंचे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, तो बड़ी संख्या में वहाँ पर जब भीड़ पहुंची तो लोगों को परेशानी हुई। भोपाल से जब हमने ये दृश्य दिखाया तो काफी बड़ी संख्या में लोगों को बैठने को जगह नहीं थी, पैर रखने को जगह नहीं थी, और दूसरी जगह से जो भोपाल से अपने जरूरी काम से लोग आ रहे थे, यहाँ तक एम्बुलेंस को तक पहुंचने में जगह नहीं मिल रही थी। तो प्रशासन कहीं ना कहीं सीहोर का इसमें लापरवाह नजर आया। निश्चित तौर पर, और उसी की तरफ से एक्शन होना चाहिए। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में सवालों की सियासत लगातार जारी है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक बार फिर से सवाल पूछे हैं। इस बार उनका सवाल महिलाओं से किए गए वादों को लेकर है। उन्होंने कहा कि वचन पत्र में महिलाओं को सिलाई मशीन देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सवालों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जनता कमलनाथ को जवाब जरूर देगी। कमलनाथ एक और महा झूठ पत्र बनाने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान सवाल पूछते आ रहे हैं कमलनाथ से।
आप सवाल की बात कर रहे थे, जवाब तो वो देते नहीं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं इसलिए कि एक और महा झूठ पत्र बनाने का अभियान अभी उनका चल रहा है। तो पहले के झूठ पत्र को मैं बेनकाब कर रहा हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने ये कहा था कि माताओं बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन देंगे और उनको प्रशिक्षण देंगे। अब यहां तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बन रही है। इधर नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कई बार सैलानियों को मन मोह लेने वाले नजारे देखने को मिलते हैं। ऐसा एक और नजारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में एक बाघिन तालाब में तैरते हुए नजर आ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। विकास यात्रा के बीच सीएम